हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी डायनेमिक्स में। और आज के वीडियो में हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, ठीक है, ये पेपर जो है आपका मेजर पेपर है पॉलिटिकल साइंस का। और इस पेपर में आपको क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपको किस तरह के पूछे गए हैं। और जब ये क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से देखोगे तो आपको एक फेयर एनफ आइडिया लग जाएगा कि आपको किस तरह से इस पेपर के लिए प्रिपेयर करना है। क्योंकि अगर वैसा देखा जाए तो इसका सिलेबस काफ़ी वास्ट है और काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। और एक और डाउट आता है आप लोगों को कि इसका एग्ज़ाम आपको कितने देर का होने वाला है और कितने मार्क्स के होने वाले हैं। सो इस क्वेश्चन पेपर का देखा जाए अगर पैटर्न, तो आपका ये, तो पहले तो इस पेपर का नाम आपको याद रखना, राजनीतिक विज्ञान, ठीक है। और इसका ड्यूरेशन कितना रहने वाला है, 3 घंटे का एग्ज़ाम रहेगा आपको और मैक्सिमम 90 नंबर के, 90 मार्क्स के हैं। नाउ क्वेश्चन कितने करने हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप लोग बहुत बार क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ते हो और उसके बाद आपको जितने क्वेश्चन मिलते हैं आप बना के आ जाते हो। ये नहीं करना आपको। अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन, टोटल आपको 10 क्वेश्चन होगा जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं और हर एक क्वेश्चन का मार्क्स इक्वली रहने वाला है। एक और चीज़ जो आप लोग भूल जाते हो वहाँ पे, दैट इज़ कि आपको लैंग्वेज कौन सा यूज़ करना रहता है। अगर हिंदी में लिख रहे हो तो पूरा आंसर हिंदी में लिखने की कोशिश करो। 1-2 वर्ड अगर आप कोई रिकॉल नहीं हो पा रहा तो वहाँ पे लिख लो, अलग चीज़ है, बट दोनों मिक्स करके मत लिखना। या इंग्लिश में लिख रहे हो तो चीज़ें पूरी इंग्लिश में कंप्लीट करो। तो ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन आपको 5 करने हैं इसमें और 90 मार्क्स का है। टाइम कितना है, 3 घंटा है। सो क्योंकि 3 घंटे में आपको 5 क्वेश्चन करने हैं तो इसमें आपको काफ़ी स्पीड से लिखना पड़ेगा। एंड आंसर कितना लिखना है, अब ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर मान लो बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप मिनिमम या मैक्सिमम चलो तो 5 पेजेस लिखोगे साइड बाई साइड, ठीक है। दोनों साइड पढ़ने का गिनोगे तो 5 पेजेस होगा। लेकिन अगर मान लो कि क्वेश्चन में आपको काफ़ी पॉइंट्स है लिखने के लिए तो फिर आप 6 पेजेस पे जा सकते हो, लेकिन मिनिमम आप 5 पेज मान के चलो, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन देखिए जो आपको पूछा जा चुका ऑलरेडी। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स आर इन द लाइफ ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिस्कस। क्योंकि पेपर का नाम ही आपको प्रशासनिक, ठीक है, सुधार लोक प्रशासन की जीवन रेखा पे विवेचन कीजिए। सो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म आपका जो है सिटीजन चार्टर्स आप लोगों ने सुना होगा, उसमें जो भी रिफॉर्म्स बताए गए थे, वो जो भी चीज़ें थी उसको यहाँ पे डिस्कस करना है। तो अगर इस पर भी आपको कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो चाहिए, आपको कुछ अगर डाउट है, अगर लगता है कि कुछ आंसर के उसमें आपको लिखने में दिक्कत आ रही है तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डू यू एग्री दैट द लोकल गवर्नेंस इन रूरल इंडियाज हैज़ इंश्योर्ड द इंक्रीजिंग पीपल पार्टिसिपेशन इन द पॉलिटिकल सिस्टम। क्या आप इस बात से सहमत है कि ग्रामीण भारत में स्थानीय शासन में ने राजनीतिक व्यवस्था में लोगों की बढ़ती भागीदारी को सुनिश्चित की है, ठीक है। अपने उत्तर का कारण बताएं। अब एक जो मैं बार बार आप लोगों को क्वेश्चन पेपर बता रही हूँ, तब एक हर चीज़ में मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ कि आप शायद आप लोग वहाँ पे जाकर मिस आउट कर जाते हो कि क्वेश्चन पेपर में आपको सेम क्वेश्चन नहीं रिपीट होगा। बार बार मैं बता रही हूँ कि यही क्वेश्चन जो मैं अभी बता रही हूँ, यही क्वेश्चन आपको एग्जैक्टली नहीं पूछा जाएगा। थीम्स रिपीट होता है, टॉपिक रिपीट होता है। अब अगर आपको लोकल गवर्नमेंट, क्योंकि इस पेपर में आपको हर साल लोकल गवर्नमेंट से आपको जो है ग्रामीण भारत से सवाल आते ही आते हैं, पंचायती राज से, या तो डायरेक्टली आपको पंचायती राज के बारे में लिखने के लिए आ जाएगा, या फिर आपको 73rd अमेंडमेंट करके आ सकता है, या फिर आपको लोकल गवर्नमेंट के बारे में। बात वही है, आपको चीज़ें समझना पड़ेगा उसमें आपको क्या क्या चीज़ें आपको लगता है कि लोकल गवर्नमेंट में क्या क्या कमी है, आप उस कमी को कैसे दूर कर सकते हो, ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है। सो ये सेकेंड क्वेश्चन जो कि पूछा जा चुका है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ई गवर्नेंस एंड डिस्कस ब्रीफली रेफरेंस विद द डिजिटल इंडिया मिशन। अब ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। कभी ई गवर्नेंस पूछ दिया जाता है, ई गवर्नेंस से आप क्या समझते हैं, डिजिटल इंडिया में मिशन में भारत का जो मिशन के संदर्भ में चर्चा कीजिए। सो ई गवर्नेंस का क्या योगदान है, ठीक है। अब डिजिटल का काफ़ी जब आप कोविड का टाइम आया था उसके बाद देखा जाए तो खासकर बहुत सारी चीज़ों में बदलाव किया गया, डिजिटल की तरफ आप गए हो, ठीक है। चाहे आपका कोई भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप ऑनलाइन चीज़ों को फाइल कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसी में आएगा। डिजिटल इंडिया मिशन जो है वो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो इस पेपर को वही कर सकता है। इसमें ऐसा कि थोड़ा सा आपको करंट अफेयर से अपडेटेड रहना पड़ेगा। और आगे भी क्वेश्चन में दिखाऊंगी किस तरह से अभी जो हाल फिलहाल में जो चीज़ें चल रही वहाँ से भी आपके सवाल बन के आते हैं। सो ई गवर्नेंस के बारे में अगेन पढ़ के आप लोग जा सकते हो, क्योंकि हो सकता है कि आपको वापस से पूछ दिया जाए, और ये ज़रूरी नहीं है कि लॉन्ग में ही आपको पूछा जाता है क्वेश्चन। कभी वही क्वेश्चन आपको शॉर्ट नोट में आ जाते, कभी आपको लॉन्ग में भी आ जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, राइट एन एसे ऑन द बजटरी प्रोसेस इन इंडिया। भारत के बजट की प्रक्रिया पर निबंध लिखिए। अब ये भी क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा गया कि बजट के बारे में। सो बजट आपका थीम टॉपिक है उसमें, ठीक है। सो बजट के बारे में एक बार देख लोगे। बजट, अब देखो यहाँ पे क्योंकि बजट पे आपको ऐसे लिखना है तो एटलीस्ट आप जो है कम से कम अगर लिखते हो तो 6 पेज आपको, क्योंकि ऐसे अगर आएगा तो आपको मतलब यहाँ पे बहुत कुछ लिखने के लिए आपको
जो है वो ओपन हैंडेड दिया गया कि आप वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो। जैसे बजट पे लिखोगे तो बजट आप देखोगे कि बजट में जो किस तरह से 6 स्टेप होते हैं, किस तरह से उसको प्रस्तुत किया जाता है, या फिर उसके इसमें आपको कौन देता है, बजट में जो आपको क्या क्या एलोकेशन किया जाता है, कौन इस अगर देखा जाए आपको 2025 वाला बजट आपको थोड़ा बहुत अब थोड़ा सा देख कर जा सकते हो कि उसमें क्या क्या चीज़। अब इतना टाइम नहीं है आपके पास कि बजट का पूरा सेशन आप देखने के लिए बैठ जाना, क्योंकि आपके पास टाइम लिमिटेड है। तो बजट पे अगर आपको स्टैटिक चीज़ों में चाहिए तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बस अभी क्वेश्चन देखने वाले कि कैसा क्वेश्चन पूछा गया है एंड कैसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, what is the democratic decentralization? Discuss the function of local self-government in India with the reference of 73rd Amendment Act. So 73rd Amendment Act अगेन आपको किस चीज़ से रिलेटेड है? पंचायती राज से रिलेटेड है। सो इसमें आपको क्या होता है कि लोकतांत्रिक जो विकेंद्रीकरण क्या है, और 73 में आपको संविधान संशोधन अधिनियम के संदर्भ में स्थानीय स्वशासन की कार्य प्रणाली की चर्चा कीजिए। तो इनडायरेक्टली आपको पंचायती राज के बारे में पूछा गया है। इसमें पूछा गया कि इसको किस तरह से चलाया गया था, इस अमेंडमेंट में क्या क्या चीज़ें बदलाव हुई, जिसमें आपने 29 लिस्ट के बारे में सुना होगा, या फिर आपने सुना होगा कि जो महिलाओं की इस भागीदारी को कैसे बढ़ाया गया, या फिर आपको SC ST को किस तरह से उसमें भी रिजर्वेशन देने की बात की गई थी, या फिर टैक्स बढ़ाने की बात की गई थी, या फिर उनको पैसे देने की बात की गई थी। वो क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ों को यहाँ पे आपको कवर करना है। एंड दिस इज़ द मोस्ट प्रोबेबल आपको 73rd पूछा जाएगा, या फिर आपको ये पूछा जा सकता है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में बताओ आप। क्वेश्चन नंबर 6 है आपको, एग्जामिन द रोल ऑफ डिफरेंट एक्टर्स इन द प्रोसेस ऑफ बजटिंग इन इंडिया। अब देखो एक ही साल में बजट से दो सवाल आपको बन के आ गए हैं। भारत में बजट बनाने की प्रक्रिया में विभिन्न अभिनेताओं की भूमिका की परीक्षा कीजिए। तो इसमें किसका किसका, फाइनेंस मिनिस्ट्री का कैसे रोल होता है, बाकी मिनिस्ट्री आपको किस तरह से इन्वॉल्व होता है, इसमें क्वेश्चनिंग कैसे किया जाता है, ये प्रोसेस कैसा होता है। सो अगेन ये क्वेश्चन तभी करना आपको जब सारी चीज़ें डाउट्स क्लियर हो। वहाँ पे आलतू फालतू चीज़ें लिख के नहीं आ सकते हो। ऐसे अगर लिखने के लिए आता है तो उसमें तो आप जहाँ से आपको जो भी चीज़ें आ रहा है आप लिख लोगे, बट यहाँ पे अगर रोल पूछा गया ना तो आपको पूरे प्रॉपर पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, क्रिटिकली एग्जामिन द राइट टू इन्फॉर्मेशन एज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर। सामाजिक कल्याण के साधन के रूप में शिक्षा का अधिकार का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। एंड ये वाला क्वेश्चन आपको आता है, या तो शॉर्ट में पूछा जाता है, लॉन्ग में पूछा जाता है। एंड दिस इज इस साल भी हो सकता है कि आपको शॉर्ट में पूछा जाए, डायरेक्टली नहीं, एजुकेशन से रिलेटेड आपको एक सवाल बनेगा ही वहाँ पे, ठीक है। या तो राइट टू एजुकेशन के बारे में पूछ दिया जाएगा। सो जब राइट टू एजुकेशन के बारे में आपको पूछा जाएगा तो राइट टू एजुकेशन का अगर देखा जाए, आपको जो शिक्षा का अधिकार है उसको कब लाया गया था, 2009 में आया था कि 2010 में आया था, कब उसको लागू कराया गया था। एजुकेशन को लेके आपको जो संविधान में क्या क्या जो प्रावधान है, चाहे आपको देखा जाए DPSP में इसके बारे में क्या बोला गया, मौलिक आधार जो आपको अधिकार है उसमें क्या बोला गया है, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं आपको उसमें, जो मौलिक कर्तव्य है उसमें क्या बोला गया। तो उन सारी चीज़ों को क्या कर सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो। और राइट टू एजुकेशन को लेकर अगर देखा जाए तो NEP 2020 आप लोग उसका चीज़ तो आप लोग उसका रिजल्ट तो आप लोग के सामने ही है। सो NEP 2022 के भी 2020 के बारे में भी थोड़ा बहुत इसमें कवर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8, नाउ ये अगर आप लोगों ने करंट अफेयर देखा होगा, अगर आप लोग न्यूज़ फॉलो करते हो, सो मनरेगा का नाम चेंज कर दिया गया, ठीक है। पहले जो है इसको मनरेगा बोला जाता था, अब इस साल ही उसका नाम चेंज किया गया, बट क्वेश्चन आपका पहले सेट हो गया होगा तो इसका ऐसा नहीं है। हो सकता है कि कोई स्कीम से रिलेटेड आपका सवाल बन जाएगा। सो ये मनरेगा उस टाइम पर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, बट अगर नेक्स्ट ईयर कोई बच्चा एग्जाम देने का तो शायद हो सकता है उनको मनरेगा पूछा जाए। आपके लिए शायद ये टॉपिक उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट थोड़ा बहुत इसके बारे में आइडिया रखना कि ग्रामीण भारत में बेरोजगार दूर करने के लिए मनरेगा ने मुख्य भूमिका निभाई थी, और उसमें इसके जितने भी फीचर्स है ना, जो भी इसके विशेषता वो लिखना रहता है आपको। क्वेश्चन नंबर 9 है आपको, राइट टू इन्फॉर्मेशन इज इफेक्टिव मैकेनिज्म फॉर द रिड्यूसल ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस। सूचना का अधिकार लोक शिकायत निवारण का एक प्रभावी जो है वो साधन माना जाता है। सो राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में, सूचना का अधिकार ये भी देख लोगे, राइट टू एजुकेशन, तो आपका जो शिक्षा का अधिकार है वो भी राइट टू इन्फॉर्मेशन, दोनों देख के जाना, दोनों में से एक तो शॉर्ट या लॉन्ग में दोनों में कहीं भी एक सवाल बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपको, ये शॉर्ट नोट लिखने के लिए आया हुआ था, और शॉर्ट नोट में क्या रहता है, आपको 4 क्वेश्चन दिए रहते हैं जिसमें से आपको 2 करना। एंड दिस इज़ नॉट मैंडेटरी, आपको ऐसा नहीं कि करना ही करना, अगर नहीं आता लॉन्ग वाला था तो लॉन्ग वाला करो, बट शॉर्ट वाला करोगे तो थोड़ा आपके पास टाइम बच जाएगा। शॉर्ट वाले में देखा जाए तो पहला सवाल आपको पूछा गया नेशनल हेल्थ मिशन के बारे में, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन था उसके बारे में लिखने के लिए आया है। अब बजट से देखो यहाँ पे भी सवाल आपको बना हुआ, जीरो जो आपको बेस बजटिंग क्या होता है। नाउ सिटीजन चार्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको या तो आपको जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स करके पूछा जा सकता है, या फिर सिटीजन चार्टर्स करके पूछा जा सकता है। तो शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है, इसको भी आप देख के जा सकते हो। एंड ये जो क्वेश्चन नंबर D दिख रहा है ना, जर्नलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट, इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं तो उसको स्किप करने की कोशिश करना।
अब ये नेक्स्ट ईयर और जो एक साल और क्वेश्चन आया था उसका मैं डिस्कस कर रही हूँ, नेक्स्ट ईयर का है। डिस्कस द एलिमेंट्स ऑफ कॉलोनियल लेगेसी इन पोस्ट इंडिपेंडेंस सिविल सर्विस इन इंडिया। सो भारत में लोकतांत्रिक जो सिविल सेवाओं में जो उपनिवेशिक विरासत के तत्वों की चर्चा कीजिए। सो अब यहाँ पे सिविल सर्विसेज के बारे में तभी आप लिख सकते हो जब आपको अपने मॉडर्न हिस्ट्री को थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेट करके यहाँ पे सवाल बनाए गए हैं। सिविल सर्विसेज को लेकर जो आपको अंग्रेजों की क्या योगदान थी उसको यहाँ पे आपको दर्शाना है, उसके बारे में बात करना है। जैसे देखा जाए तो कौन से एक्ट में कौन से आपको जो अधिनियम था वहाँ पे इसके बारे में चर्चा किया गया था। सो अगेन अगर आपका पूरा पीछे वाला क्लियर है, चीज़ें हिस्ट्री में थोड़ी बहुत पकड़ है, तभी क्वेश्चन आप बना सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन आपका, एलाबोरेट द मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू द सिविल सर्विस इन इंडिया। भारत में आपको सिविल सेवाओं से संबंधित प्रमुख संवैधानिक प्रावधान है उसके विस्तार वर्णन कीजिए। सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो, क्योंकि आप यहाँ पे भी आपको फैक्चुअल चीज़ें लिखना पड़ेगा। क्रिटिकली, अब ये क्वेश्चन आप बना सकते हो, क्रिटिकली एग्जामिन द वर्किंग ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन विद द स्पेशल रेफरेंस टू द डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया। पंचायती राज के बारे में ये सवाल आपको पूछा गया। सो यहाँ पे 73rd अमेंडमेंट जो आपने देखा है उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें आपको पता है पंचायती राज से, चाहे गांधी जी का विचार था, वो भी सारी चीज़ों को यहाँ पे लिख सकते हो। पंचायती राज के बारे में आपको TPS में जो आपको उसमें बात किया, आर्टिकल 40 में बात किया गया है। इसके अलावा देखा जाए तो पंचायती राज को लेकर जो है कौन कौन से जो आपको प्रावधान है, कौन कौन से अनुच्छेद हैं, उस सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे लिख सकते हो। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के विशेष संदर्भ में भारत में पंचायती राज का संस्थाओं की कार्यप्रणाली आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट एन ऐसे। तो ऐसे हर बार आपको दे, अब ये देखो ये क्वेश्चन जो फोर्थ क्वेश्चन में बता रही हूँ ना, राइट एन ऐसे ऑन अ मेजर इनिशिएटिव टेकन फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म इन इंडिया। भारत में प्रशासनिक सुधारों के लिए किए गए प्रमुख पहल पर एक निबंध लिखिए। सो सवाल आपको एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म से पूछे जा रहे हैं, प्रशासनिक सुधारों से पूछा जा रहा है। तो या तो सिटीजन चार्टर के फॉर्म में पूछा जाएगा या फिर आपको ऐसे ही पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को प्रिपेयर करके आप जाओ, लॉन्ग के हिसाब से ही प्रिपेयर करके जाना, शॉर्ट के हिसाब से मत करना, क्योंकि हो सकता है कि मे बी ये लॉन्ग की जगह पे शॉर्ट में या शॉर्ट की जगह पे लॉन्ग में पूछ दिया जाए। तो आपके पास अगर लिखने के लिए ज़्यादा चीज़ है तो आप इसको कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 आपको, एग्जामिन द रोल ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री इन बजट मेकिंग इन इंडिया। देखो बजट से आपको सवाल पूछ दिया गया, भारत में बजट निर्माण के वित्त मंत्रालय की भूमिका का परीक्षण कीजिए। तो यही सवाल आपको पिछले बार पूछा गया, उससे पिछले बार पूछा जाता है कि इसमें कौन कौन इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर को डाला गया है और फिर पूछा गया कि उनका क्या रोल होता है। सो इसमें अगर देखो बहुत ज़्यादा लिखने के लिए पॉइंट नहीं हो, बट आप बजट के बारे में अच्छे से बता सकते हो, टाइप्स ऑफ बजट बता सकते हो, या फिर बजट में कौन कौन से जो आपको प्रोसेस यूज़ किया जाता है वो बता सकते हो, फाइनेंस मिनिस्ट्री उसको किस तरह से प्रस्तुत करती है, ये सारी चीज़ें आप उसमें एक्सप्लेन कर सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, डिस्टिंग्विश बिटवीन द परमानेंट एंड जो आपको एंटी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के बारे में बताना है आपको। स्थायी और राजनीतिक कार्यपालिका के बीच में अंतर क्या होता है, इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपको, ब्रीफली एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ई गवर्नेंस एंड इट्स बेनिफिट। अब देखो ई गवर्नेंस से फिर से सवाल पूछा गया था, ई गवर्नेंस का अवधारणा क्या होता है, इसमें जो आपको लाभों का संक्षेप में विवरण कीजिए। सो ई गवर्नेंस के बारे में आप थोड़ा बहुत देख के जाना, इसमें कौन कौन से स्कीम इससे रिलेटेड है, कौन कौन से जो आपको भारत सरकार के द्वारा जो चीज़ें चलाई जा रही हैं, कौन कौन से अधिनियम आए, क्या क्या चीज़ें, अगर थोड़ा बहुत देख के जाओगे तो आप वहाँ पर सवाल बना सकते हो। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, कि राइट एन एसे ऑन डिजिटल इंडिया मिशन। देखो ई गवर्नेंस पूछा जाए या डिजिटल इंडिया मिशन पूछा जाए, ऑलमोस्ट आपको सारी चीज़ें सेम लिखना होता है इसमें। ये क्वेश्चन नंबर 9 है आपको, राइट एन एसे ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। सो प्रशासन में नैतिकता के महत्व पर एक निबंध लिखिए। सो क्योंकि अगर आप कल को सिविल सर्वेंट बनते हो, आप IAS बनते हो, IAS ऑफिसर बनते हो, तो आपके अंदर कौन कौन सी नैतिकता होनी चाहिए। तो ईजी क्वेश्चन, इसमें ऐसा नहीं कुछ, जैसे कि आपके अंदर ऑनेस्टी होना चाहिए, ठीक है, आप जो है चीज़ों को लेकर करप्शन ना करो, या फिर आपके अंदर जो है वो काम को लेकर आप बहुत जो आपको अंदर सेंसिटिविटी होनी चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो। आपके एक इंसान, नॉर्मल इंसान के अंदर क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, या फिर एक जो आपको प्रशासनिक सेवा में इंसान जुड़ा हुआ उसके क्या क्या उसके गुण होने चाहिए, यही इस क्वेश्चन में आपको लिखना होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है जिसमें आपको शॉर्ट नोट लिखना है। तो देखो राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन फिर से पूछा गया, शिक्षा का अधिकार पूछा गया, एक बार लॉन्ग में पूछा जा रहा है, दूसरे बार शॉर्ट में पूछा जा रहा है। इसके अलावा कैबिनेट सेक्रेटरीट के बारे में पूछा जा रहा है, जीरो बेस्ड बजट पूछा गया, तो बजट से तो अच्छे से देख के जाओ। नेशनल हेल्थ मिशन भी आपको पूछा गया। नाउ अगेन दूसरा क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। क्वेश्चन आपको 5 करने हैं, सेम मार्क्स के हैं, वही सारे पैटर्न्स है। अब देखो यहाँ पे सिग्निफिकेंस ऑफ बजट, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ बजट फॉर्मेशन इन इंडिया। तो बजट का क्या महत्व है, ठीक है, और भारत में जो इसका बजट का जो निर्माण होता है उसमें क्या क्या जो आपको प्रोसेस यूज़ किया, जो उसका वर्णन करना है आपको। सो बजट को देख के एक बार अच्छे से जाओ, टाइप्स ऑफ बजट देख लो। बजट का अगर आपको लगता है कि इस पर आपको चाहिए कुछ इन्फॉर्मेशन या फिर आपको इस पर आंसर कैसे लिखना है,
तो बताना आप लोग। 5th क्वेश्चन देखो फिर से, व्हाट इज़ ई गवर्नेंस, हाउ फार ई गवर्नेंस। सेम क्वेश्चन है आपको, ई गवर्नेंस क्या होता है, आपको प्रशासन में इसका पारदर्शिता या उत्तरदायित्व में लाने के लिए ई गवर्नेंस कितना सक्षम रहा है, ये सब विश्लेषण करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 6 है आपको, हाउ फार लोकपाल हैज़ बिन इफेक्टिव मैकेनिज्म फॉर रिड्रेसल। सो लोकपाल आपको उस टाइम बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा था, तो क्योंकि इसीलिए लोकपाल से सवाल आपको पूछा गया था। बट इस बार अगर देखा जाए तो लोकपाल अगर देखना चाह रहे तो थोड़ा बहुत ओवरव्यू करके आप जा सकते हो। नाम देखो 7th क्वेश्चन रिपीटेड है आपका, क्रिटिकली एग्जामिन द राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो सामाजिक कल्याण के लिए साधन के रूप में शिक्षा के अधिकार का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो इसको आप अच्छे से देख के जाना, मे भी पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, मनरेगा से फिर से सवाल पूछा गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 अगर देखा जाए, 9 देखा जाए तो ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लो, शॉर्ट नोट है आपका। शॉर्ट नोट में अगेन 4 ऑप्शन है जिसमें से एक करना है आपको। एक बार देखो फिर से परफॉर्मेंस ऑफ बजट पूछा गया, बजट अच्छे से देख के जाओ बजट के बारे में। सिटीजन चार्टर जो फिर से पूछा गया, कैबिनेट सेक्रेटरीट के बारे में फिर से पूछा गया। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट पूछा गया, तो ये फूड सिक्योरिटी एक्ट देखना है तो देख लो, बट अब मैं बोल रही हूँ कि आपको बजट अच्छे से देख के जाओ, सिटीजन चार्टर्स अच्छे से देख के जाओ, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स जो भी आपको प्रशासनिक जो भी सुधार लेके आए गए, ई गवर्नेंस देख के जा सकते हो। एंड राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो आपको शिक्षा का अधिकार है या फिर आपको राइट टू इन्फॉर्मेशन है, इन सारी चीज़ों को अच्छे से एक बार रिवाइज करके जा सकते हो। नाउ अगेन कुछ अगर आपको लगता है कि एक्स्ट्रा फैक्ट, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है तो कमेंट सेक्शन में लिखना, और वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना। एंड फिर से वही बोलूँगी, जितना से जितना हो सके आपके दोस्त अगर एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करें तो उनके साथ भी वीडियो शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करो। थैंक यू सो मच।